हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर ओएल एक्सपर्ट अकाउंटेंसी सेशन। सो आज हम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में आगे पढ़ेंगे। सो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। सो वी विल स्टडी टुडे द मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसमें आपके जो मेथड्स होते हैं वो 4 मेथड्स होते हैं। वन बाय वन एक एक मेथड हम समझेंगे एंड जिनका प्रैक्टिकल अप्रोच है उनका हम प्रैक्टिकल अप्रोच भी यहाँ पे करेंगे। ठीक, सो यहाँ पे पहला है बाय पेमेंट इन लमसम। लमसम का मतलब है एक साथ पेमेंट कर देना, कलेक्टिवली पेमेंट करना। ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट कि एक साथ पेमेंट हो रही, जैसे ड्यू की डेट आई एंड जितना भी अमाउंट था डिबेंचर्स का वो एक साथ उठा के पे कर दिया गया, दैट इज इट पेमेंट इन लमसम। ठीक, नेक्स्ट मेथड है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। अब बाय पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट का क्या मतलब है? मतलब टुकड़ों में पेमेंट करना, पार्ट में पेमेंट करना, देन उसे हम कहते हैं पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। तो जब कह सकते हैं कि रिडेम्पशन किया जाए पार्ट में, ठीक है, जैसे कहा जा रहा हो कि 20 लाख के डिबेंचर्स हैं और पेमेंट हो रही है हर एक साल 2-2 लाख की। ठीक, तो इंस्टॉलमेंट तय कर दी गई है कि मैच्योरिटी डेट के बाद आपको हर साल 2-2 लाख की पेमेंट कर दी जाएगी, तो वो होता है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। दूसरा होता है बाय परचेज इन ओपन मार्केट। तो एक ही होता है जब कंपनी अपने डिबेंचर्स खुद ही परचेज कर लेती है वापस, ठीक है, ओपन मार्केट में परचेज करके। थर्ड है बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स। देयर आर वेरियस डिबेंचर, जिसमें से एक डिबेंचर था जिनके पास अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करने का ऑप्शन था इनटू शेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेथड है आपको कौन सा कि कन्वर्जन कर सकते हैं हम डिबेंचर को किसमें? शेयर्स में। सो ये आपके किस तरह के डिबेंचर्स कहलाएंगे? ये आपके कहलाएंगे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ठीक है, सो दीज आर दोज टाइप ऑफ डिबेंचर्स जिनको एक ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है कि वो अपने डिबेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। सो ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी या कह सकते हैं रिडेम्पशन की डेट पे क्या किया जाता है? उन्हें ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपने डिबेंचर को कन्वर्ट करा लो किसमें? शेयर्स में। ठीक, सो ये 4 मेथड है। हमें जो प्रैक्टिकल देखना है इसका बेसिकली हम जो क्वेश्चन करते हैं लमसम का करते हैं, ठीक है, और हम एक क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में इंस्टॉलमेंट का। तो आज जो पढ़ेंगे हम बेसिकली बाय पेमेंट इन लमसम का पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि डीआरआर मेंटेन करना होता है, डीआरआर मेंटेन होता है। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ हम डीआरआर कब, डीआरआई कैसे मेंटेन होगा ये भी देखेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम फुल फ्लेज एंट्री करेंगे। तो एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं। हम देख रहे थे मेथड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, उसमें पहला मेथड कौन सा है? लमसम का। लमसम का मतलब कलेक्टिव पेमेंट, एक साथ पेमेंट कर देना, वन टाइम पेमेंट। इसे कैसे याद रखोगे? वन टाइम पेमेंट। ठीक है, सो रिमेंबर दिस मेथड बाय वन टाइम पेमेंट मेथड के नाम से याद रखो कि एक बार में पेमेंट कर दी गई है डिबेंचर होल्डर्स को। ठीक है, इसे किस तरह से याद करोगे? पार्ट पेमेंट करिए, जब मतलब टुकड़ों में पेमेंट करे, एक एक करके थोड़ा थोड़ा अमाउंट पे करा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल 20 लाख के डिबेंचर्स को 10 इयर्स में पे करना है। ठीक, तो हर साल 2-2 लाख की पेमेंट हो रही हो। सो ये है कहने का मतलब। ठीक, तो ये किस तरह का है? ये है इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, सो जब ओवरऑल डिबेंचर की ड्यू वैल्यू को हम पार्ट में पे करें। ठीक, सो दिस इज व्हाट, दिस इज पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। ठीक, एंड दूसरा बाय परचेज इन ओपन मार्केट, जब कंपनी अपने डिबेंचर्स खुद ही परचेज कर लेती है वापस, ठीक, ओपन मार्केट से, तो वो एक ये हो गया। और बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स, मतलब जब कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर को ये ऑप्शन प्रोवाइड करे कि वो अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने मेथड सारे कवर कर लिए हैं। ठीक है, जो भी इनका थियोरेटिकल एस्पेक्ट है वो मैंने आपको बहुत ईजी वे में समझा दिया है। अब जो बचा है वो ये कि इन दोनों का हमें प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं देखना है बेटा, हमें जो देखना है हमें इसका और इसका देखना है। ठीक है, सो वी विल फोकस ऑन दीज टू कि कैसे इनकी जर्नल एंट्री और कैसे इनकी जर्नल एंट्री हमें पास ऑन करनी है इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट, तो इनके क्वेश्चन भी कैसे आते हैं। ठीक है, सो इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो वो हम क्वेश्चन देखेंगे एंड हाउ टू पास दी जर्नल एंट्री, कितनी जर्नल एंट्री पास होंगी, किस तरह की होंगी, ये भी देखेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी दी क्वेश्चन। ओके,
सो आई हैव टेकन हियर अ क्वेश्चन जिसके बेस पे हम यहाँ पे आज जो करेंगे वो लमसम वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जब पेमेंट ऑफ डिबेंचर हो रही हो किसमें, लमसम में, ठीक। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में लिखा है ए लिमिटेड ने इश्यू करे 20,000 डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स कितने में है 10% वाले हैं, 100 ईच, ठीक। इश्यू कब करे, 1 अप्रैल 2014। सो पहली एंट्री कौन सी होगी, पहली एंट्री इश्यू की होगी, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं in the books of A Limited। हम यहां पास ऑन करेंगे जर्नल, ठीक। सो लेट्स प्रिपेयर द जर्नल फॉर्मेट। So student, the first entry that we will pass will be the entry of the issuing of the debentures। अब जैसे कि हमें यहाँ और कुछ तो मेंशन किया नहीं कि एप्लीकेशन कितना, अलॉटमेंट कितना, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि ओवरऑल हमारे को एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ मिल गया है, ठीक। तो हम यहाँ पे एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और ये डेट होगी आपकी कब, 2014, एंड आपकी 1 अप्रैल की डेट होगी, 1 अप्रैल, ठीक है। ओके, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक। तो यहां पे कह सकते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ओके, सो व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड, 20,000 के डिबेंचर्स हैं, कितने पे, 100 पे इशू करे गए हैं, तो कितना अमाउंट रिसीव हुआ होगा, 20 लाख, ठीक। सो द फर्स्ट बेसिक एंट्री वो होगी आपकी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, एंड सेकेंड एंट्री होगी एडजस्टमेंट की, ठीक है। तो यहां पे हम अमाउंट लिख सकते हैं कितना, 20 लाख का। So now let's pass on the next entry, that will be the adjustment entry। तो इसी को हम किस में ट्रांसफर करेंगे, डिबेंचर अकाउंट में। तो यहां लिख देंगे 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। ओके, सो ये एडजस्टमेंट की एंट्री हो गई, तो अमाउंट विल बी 20 लाख। ओके, सो यहां पे हमने दो बेसिक एंट्री पास ऑन कर ली है जो कि आपकी एडजस्टमेंट की एंट्री होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा काम है रिडेम्पशन का। यहां पे हमने इशू वाला काम खत्म कर लिया है। नेक्स्ट थिंग विल बी पास ऑन दी एंट्रीज रिलेटेड टू दी रिडेम्पशन। तो आप देखो ध्यान से पढ़ो, ये क्या कह रहा है, इट वॉज डिसाइडेड टू रिडीम ऑन 31 मार्च 2020। तो रिडेम्पशन की एंट्री किस तरह की होगी, ये देखो। पहले तो हम एक डीआरआर की एंट्री दिखाएंगे, ठीक है। डीआरआर की कब दिखाएंगे, देखो मार्च 31, 2020 को होगा ना, तो हर साल हमें डीआरआर दिखाने की जरूरत नहीं है। ऑल दो इट क्रिएटेड ईच एंड एवरी ईयर, हर साल डीआरआर क्रिएट होगा रिगार्डिंग द डिबेंचर्स, बट हम जो डीआरआर की एंट्री दिखाएंगे इसके जस्ट 1 ईयर बिफोर। देखो अब अगर ये ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2020 एंड उसी डेट पे रिडेम्पशन हो रहा है, तो ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा, ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल, ठीक, और एंड हुआ होगा 31 मार्च 2020, ठीक है। ये टाइम पीरियड है। तो ध्यान दो, हमें डीआरआर की एंट्री कब दिखानी होगी, अगर आपका रिडेम्पशन हो रहा है कि किसी पर्टिकुलर ईयर में, इस ईयर के बीच में कभी भी,
ठीक है, यहाँ पे डेट अल्टीमेटली यही पड़ी रिडेम्पशन की। अगर इस ईयर के बीच में कभी भी रिडेम्पशन हो रहा है तो सिंपली आप क्या करेंगे, डीआरआर की एंट्री जिस साल ये ईयर स्टार्ट हुआ है ना उसके जस्ट पहले वाली जो डेट जहां पे ईयर एंड होगा, देखो हमें कब डीआरआर बनाना हो। सो डीआरआर की डेट है आपकी 31 मार्च। हर साल के मतलब 31 मार्च तक तो हमें डीआरआर क्रिएट करना ही है। ठीक, तो अगर हमें यहाँ पे डीआरआर दिखाना है तो जो लेटेस्ट डीआरआर क्रिएट किया होगा, ठीक, दैट इज ऑन दी 2019 31 मार्च 2019 को एक डीआरआर क्रिएट किया होगा। ठीक, तो उसकी एंट्री हम दिखा देंगे। ठीक है, तो हम डीआरआर की एंट्री सिर्फ एक बार दिखाएंगे, ये नहीं कि हर साल हम दिखाते जाएं। ऑल तो देखो आपको पता है कि डीआरआर हर बार क्रिएट होगा, हर साल क्रिएट होगा रिगार्डिंग दी डिबेंचर्स। तो यहाँ एंट्री हमें दिखानी कब है? क्या हम हर साल दिखाते चले जाएंगे? नहीं, हमें ईच एंड एवरी ईयर नहीं दिखाना है। हमें यहाँ सिंपली कब दिखाना है, जिस साल की हम बात कर रहे हैं उसके जब प्रीवियस जो पहला जो डीआरआर क्रिएट हो, मतलब जो एक जस्ट इमीडिएट डीआरआर जो क्रिएट होगा हम उसको दिखा देंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस साल ये रिडेम्पशन का ईयर है, ये ईयर कौन सा ईयर है? ये रिडेम्पशन का ईयर है, तो इसके पहले एक डीआरआर तो क्रिएट किया गया होगा। ठीक है, वो डीआरआर हमें 20 लाख का दिखाना है। ठीक, तो ये जो डीआरआर की डेट होगी वो डेट होगी क्या? 31 मार्च 2019। हम वो इमीडिएट जो उसके जस्ट पहले वाला डीआरआर बना होगा हम बस उसकी डेट पे लिखेंगे एंड वही डीआरआर हम क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे हम एंट्री लिख सकते हैं। अब हमें पास करनी होगी 2019 को। ठीक, 2019 को कब? 31 मार्च 31। सो मार्च 31 को हम डीआरआर की एंट्री क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे एंट्री लिख देते हैं। सो यहाँ पे एंट्री होगी आपकी सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट। ठीक, सो यहां पे टिपिकली देखा जाए तो हो क्या रहा है, हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी सरप्लस होगा उससे अमाउंट उठा के ट्रांसफर करना है कहां? एक रिजर्व में। उस रिजर्व का नाम क्या है? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है, तो यहां पे हमें कितना अमाउंट यहां ट्रांसफर करना है पहले तो ये देखेंगे। तो यहां लिख देते हैं 2 में DRR। ठीक, सो ये एंट्री होगी। ठीक है, ओके, तो यहां पे हुआ क्या? नरेशन क्या जाएगा? नरेशन जाएगा बीइंग सरप्लस इज ट्रांसफर्ड एंड बीइंग अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू दी DRR। ठीक है, तो यहां पे ये एंट्री और उसका नरेशन हो जाएगा। क्लियर? अभी कितना अमाउंट जाएगा बात इसकी है। तो जब हम प्रोविजंस पढ़ रहे थे तो कितना DRR की बात हुई थी? DRR की बात हुई थी 10%। ठीक, अब एज यहाँ पे क्या है, ए ने इशू करे हैं 20,000 के डिबेंचर्स। कुछ मेंशन नहीं है कि लिस्टेड है अनलिस्टेड है, तो हम अनलिस्टेड करके एज्यूम करते हैं। तो इनके लिए डीआरआर क्रिएट करना जरूरी है। अगर इसकी जगह लिखा होता लिस्टेड, ठीक, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग द डीआरआर, ठीक, तब हम ये मान लेंगे कि उनको क्रिएट करना नेसेसरी नहीं है। बट ये ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे अनलिस्टेड है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं कि कंपनी जो है अनलिस्टेड कंपनी है। ठीक है, ए लिमिटेड कंपनी कौन सी कंपनी है? अनलिस्टेड कंपनी है, तो उसे डीआरआर क्रिएट करना मैंडेटरी है। हम डीआरआर की एंट्री तब दिखाना आपके लिए कंपलसरी है। बट इफ यू थिंक कि अगर यहाँ पे कहीं क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाए कि आपकी ए लिमिटेड कंपनी लिस्टेड कंपनी है, देन देयर इज नो नीड टू पास ऑन दिस एंट्री अनलेस उस क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाए कि हाँ डीआरआर भी क्रिएट किया जा रहा है। देयर इज नो मैंडेशन टू क्रिएट द डीआरआर फॉर द लिस्टेड कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे 10% किसका? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू किसकी? डिबेंचर्स की। ठीक, डिबेंचर्स की फेस वैल्यू क्या है? 100 है। कितने डिबेंचर्स इश्यू करे थे? 20,000। तो कितने डिबेंचर्स की यहां बात कर रहे हैं? 20 लाख। उसका कितना परसेंट? 10%। तो कितना डीआरआर क्रिएट होगा? 2 लाख। ठीक है, 2 लाख का डीआरआर में अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा फ्रॉम दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, ये तो बात हो गई डीआरआर की। एक बात और कही थी, एक प्रोविजन सेबी का और था रिगार्डिंग व्हाट? डीआरआई।
ठीक है। देयर वाज वन मोर प्रोविजन रिगार्डिंग दी DRI। तो यहाँ पे DRI कितना क्रिएट होगा, अब देखो ये 10% था तो ये कितना है 15, तो 10 और 15 के रेट से याद रखिएगा DRR 10, DRI 15, ठीक है। क्या DRI में इन्वेस्टमेंट सिर्फ अनलिस्टेड को कम करना जरूरी है? नहीं, DRI में इन्वेस्टमेंट और कौन भी करेगा, लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या DRI में सिर्फ और सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी इन्वेस्ट करेगी? नहीं, पहले था 2014 तक, 2019 में अमेंडमेंट में आया एंड अमेंडमेंट के बाद ये डिसाइड हुआ कि दोनों ही तरह की कंपनी को DRI में इन्वेस्ट करना है। तो हमारी जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो एक इन्वेस्टमेंट की होगी। अब इसके लिए डेट क्या बताई थी वो देख लेते हैं एंड देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग द DRI। सो अब बात कर लेते हैं किसकी, DRI की। DRI का मतलब सब जानते हो, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। ये कितना करना है कंपनी को बच्चों, ये करना है 15%, ठीक है। अब ये 15% किसका, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये किसका होगा, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, ठीक, ओके। तो फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू है आपकी 20 लाख, ठीक है। इसका हमें क्रिएट करना है, इन्वेस्ट करना है कंपनी को ए लिमिटेड को, दैट विल बी 3 लाख, ठीक। अब बात आ जाती है कि डेट क्या होगी, तो डेट DRI की क्या बताई थी भाई, DRI में इन्वेस्टमेंट कब होगा, इन द ईयर विच इज रिडेम्पशन ईयर। तो जो भी रिडेम्पशन ईयर होगा उस ईयर में हमारा क्या क्रिएट होगा, क्या इन्वेस्ट करेंगे हम, DRI। सो ए लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इन द DRI इन्वेस्टमेंट स्कीम इन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन, ठीक है, ओके। तो ये रिडेम्पशन ईयर में, चलो हमें पता चल गया भाई रिडेम्पशन तो हो रहा है 31 मार्च 2020, ठीक है। अब अगर मैंने अभी आपको क्या था रिडेम्पशन का ईयर कौन सा हुआ, रिडेम्पशन का ईयर हुआ 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020। अब देखो यहाँ कहानी क्या है, अब रिडीम जो हो रहा है वो 31 मार्च 2020 जो कि एक ईयर एंड की डेट है। ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा, ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल को। तो ये ईयर आपका कौन सा हुआ, ये पूरे 12 महीने जो हमने कंसिडर किए ये हुआ रिडेम्पशन ईयर। तो मतलब इस ईयर के दौरान पे क्या क्रिएट होगा, DRI, ठीक है। तो यहाँ एक इन्वेस्टमेंट होगा किस रिगार्डिंग में, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। तो यहाँ डेट क्या होनी चाहिए, डेट क्या बताई थी आपको, जिस ईयर रिडेम्पशन होना है उस ईयर में अप टू 30 अप्रैल तक इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए, ठीक। तो डेट कितनी अलाउ है, डेट है या तो 30 अप्रैल, ठीक, या तो कंपनी खुद एक डिसाइड कर ले डेट इससे पहले, ठीक है। 30 अप्रैल तक हो जाना चाहिए, ठीक, ऑन और बिफोर का यहाँ केस है। तो यहाँ पे अगर ध्यान दो तो ये DRI में इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी 30 अप्रैल 2019 में। अगर डेट नहीं मेंशन करी होती एंड आपको रिडेम्पशन की एंट्री पास करने को कहा जाता तब भी आप कब करते पास एंट्रीज की, 30 अप्रैल 2019 में ही करते, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक। तो अब हम अपने DRI की इन्वेस्टमेंट की एंट्री पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ईयर होगा 2019 और अप्रैल 30, ठीक। अब यहाँ काम क्या होगा, ध्यान दो, देखो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हमारे बैंक से एक पर्टिकुलर अमाउंट एक इन्वेस्टमेंट स्कीम में जाएगा जिसका नाम है DRI। तो यहाँ पे हमारे बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है DRI में। तो जब भी बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, जब आएगा तो डेबिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या होगी, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अमाउंट विल बी 3 लाख, ठीक, ओके। अब बात आती है रिडेम्पशन की। देखो जब रिडेम्पशन हम करेंगे, जैसे यहाँ रिडेम्पशन का टाइम है आपका, डेट है आपकी 31 मार्च 2020। तो यहाँ रिडेम्पशन की डेट कब है, डेट ऑफ
रिडेम्पशन। सो रिडेम्पशन की डेट है हमारी 31 मार्च 2020। ये तो रिडेम्पशन की डेट हो गई, ठीक है। तो इस डेट पे रिडेम्पशन मतलब इस डेट पे एंट्री क्या क्या होगी, देखो पहली एंट्री होगी जो ये डीआरआई में इन्वेस्ट किया है ना, इस इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ किया जाएगा, इन कैश कराया जाएगा, ठीक है, एन कैश करा लिया जाएगा, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री रिडेम्पशन के ड्यू होने की, ठीक। तीसरी एंट्री पेमेंट की, किसको, डिबेंचर होल्डर को। एंड लास्ट एंट्री क्या होगी, जो डीआरआर क्रिएट किया था उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री होगी, ठीक है। तो ये सारी एंट्री पास ऑन होंगी, ठीक। तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, रिडेम्पशन की डेट की। वो हम पहले मेंशन कर देते हैं, दैट इज 2020 में रिडेम्पशन हुआ है, डेट है आपकी मार्च 31, ठीक है। तो मार्च 31 को हुआ, ठीक। तो यहां पे पहला हमारा किसकी एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट को एनकैश कराने की होगी, ठीक। तो इसी एंट्री को रिवर्स कर दो। अब देखो पहले बैंक में इन्वेस्ट गया अमाउंट, अब बैंक में वापस आ रहा है, ठीक है। जब इन्वेस्टमेंट करा तो इसका मतलब अमाउंट एक कंपनी से विड्रॉ होके कहां गया, इन्वेस्टमेंट स्कीम में चला गया। अब उसी इन्वेस्टमेंट स्कीम से विड्रॉ किया इन ऑर्डर टू डू व्हाट, इन ऑर्डर टू डू दी रिडेम्पशन, ठीक है। तो यहां पे हम अब एंट्री पास करेंगे इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI, ठीक है। तो इसकी नरेशन में भी क्या लिख सकते हो, बीइंग इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंड कैश फॉर रिडेम्पशन, ठीक है। तो यहां पे आपका इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट मेड, एंड यहां पे इन्वेस्टमेंट एंड कैश किया है, ठीक। इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लिया गया, इन्वेस्टमेंट इन कैश कर लिया गया, विड्रॉ कर लिया गया विद द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन, ठीक। ओके, तो ये हो गया। अब रिडेम्पशन ड्यू की होगी, ठीक है। तो यहां पे 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक। रिडेम्पशन ड्यू, ठीक है। कितना ड्यू है, 20 लाख का ड्यू था, ठीक। ओके, एज लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो इसलिए हमने डेबिट कर दिया है, डिबेंचर होल्डर पे अमाउंट ड्यू है, उसको हमें अमाउंट पे करना है, तो ये लायबिलिटी हमारी रिडेम्पशन ड्यू हुआ है। तो एंट्री क्या होगी, 10% डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। लास्ट एंट्री इसमें देखेंगे, सेकंड लास्ट एंट्री जो होगी हमारी, वो हम देखेंगे पेमेंट की एंट्री। तो यहाँ पे डिबेंचर होल्डर इज द रिसीवर, who is the receiver of the cash, debenture holder is the receiver of the cash, ठीक है। so डेबिट द रिसीवर, ठीक है। तो यहां पे हम डेबिट कर देंगे डिबेंचर होल्डर को, एंड उन्हें दिया क्या जा रहा है, व्हाट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस से क्या जा रहा है, ठीक है, बिजनेस से बैंक अकाउंट से कैश जा रहा है टू दी डिबेंचर होल्डर, अमाउंट दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे बैंक अकाउंट उस वजह से क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक। पेमेंट करी जा रही है ना, तो अब जब एक्चुअल पेमेंट करी जा रही है तो पहले तो ये देखा जाए पेमेंट रिसीव कौन कर रहा है, डिबेंचर होल्डर रिसीव कर रहा है। भाई पेमेंट कहां से करी जा रही है, बैंक से करी जा रही है ना, इसीलिए क्रेडिट पे बैंक में मेंशन करिएगा, ठीक। तो ये हो गया 20 लाख, ठीक है, पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर। डन विद दिस एंट्री। नाउ द लास्ट एंट्री। अब यहाँ लास्ट एंट्री क्या होगी, जो भी हमने डीआरआर क्रिएट किया था, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था जस्ट, ठीक। तो ये जो हमने डीआरआर क्रिएट किया था, इस अमाउंट को एट द एंड ऑफ द ईयर हमें कहाँ ट्रांसफर करना है, जनरल रिजर्व में। तो नेक्स्ट एंट्री होगी इस डीआरआर को
जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करनी क्या, यहां हमारा क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। ठीक, तो नाउ द लास्ट एंट्री ऑन द सेम डेट हमारी क्या होगी, DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ठीक है, सो यहां पे आपका नरेशन भी क्या होगा, अमाउंट ऑफ DRR ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। ठीक है, सो एक नॉर्मल सा नरेशन लिख दीजिएगा, नरेशन में अब तक लिखना आपको आ ही गया होगा। सो नरेशंस आर वेरी इजी। ठीक, सो नरेशन भी देख लिया हमने, यहाँ पे हमने जर्नल एंट्री भी देख लिया, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आके खत्म होता है। अमाउंट देख लेते हैं, यहाँ कितना ट्रांसफर किया था हमने अमाउंट ट्रांसफर किया था 2 लाख का, तो यही 2 लाख हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, so this is the amount that will be transferred again to the journal reserve from the DRR। तो यहाँ पे एंट्री होती है हमारी खत्म। so कुछ इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन था ये आपका बेस था लमसम में, मतलब देखो 20 लाख के डिबेंचर्स ड्यू हुए थे, ठीक, और इनको एक साथ ही पेमेंट करी गई है। तो ये जो क्वेश्चन एंट्री हमने पास करी, ये कौन सा मेथड था, व्हेन पेमेंट इज मेड इन लमसम, एक साथ। तो आपको ये कुछ एंट्री पास करनी होगी। ठीक, फ्रॉम द एंट्री ऑफ इशूइंग टू द एंट्री ऑफ रिडेम्पशन। तो एंट्रीज याद रखिएगा, इश्यू की एंट्री बहुत इजी, अब तक तो आपको याद हो गई होगी। नेक्स्ट एंट्री जो होगी आपकी पहले DRR क्रिएट करने की होगी, जिस साल रिडेम्पशन होगा, ठीक है, उसके जो पहले इमीडिएट जो हमने DRR क्रिएट किया था उसकी एंट्री हमें पास करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल रिडेम्पशन ईयर यहाँ क्या था, दिस, तो हमारा इसमें देखा था कि हमारा लेटेस्ट जो जस्ट बिफोर जो DRR क्रिएट हुआ होगा वो हुआ होगा 31 मार्च 2019 को। ठीक है, तो वो हमने क्रिएट किया, और ये क्रिएट किससे होगा, सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब जो भी हमारा अमाउंट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसमें से एक अमाउंट हम विड्रॉ करेंगे एंड ट्रांसफर करेंगे DRR में। ठीक, नेक्स्ट होगा जो DRI हमें इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट मेड करना है, तो ये बैंक से करेंगे तो DRI में इन्वेस्टमेंट किया, इस वजह से वो डेबिट, एंड बैंक से पैसा गया इस वजह से वो क्रेडिट। ठीक है, दूसरा उसी को हम विड्रॉ करेंगे, बट किस डेट पे विड्रॉ करेंगे बच्चों, विड्रॉ करेंगे ऑन द डेट ऑफ रिडेम्पशन। तो जो भी रिडेम्पशन की डेट होगी वो यहाँ पे मेंशन करिएगा, एंड उस डेट पे इस इन्वेस्टमेंट वाले अमाउंट को विड्रॉ कर लीजिएगा। तो जब विड्रॉ करना हो तो याद रखिएगा ट्रिक कि इसी एंट्री को रिवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये विड्रॉ हो जाएगा, एंड देन रिडेम्पशन की ड्यू होने की एंट्री, देन उसको पेमेंट, एट लास्ट transfer of DRR to the journal. So here our question comes to end. That's all for today's session. Thank you class.